गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 15 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो कि हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम रिलीवेंट है, डेफिनेटली आपको यहां से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साइड में आपका डेली करंट अफेयर का सेक्शन बना हुआ है, मैंने आपको बताया भी था। उस पर क्लिक कीजिएगा एप्लीकेशन में, वहां पर आपको वीडियो भी अवेलेबल है और साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो वहां पर जाकर आप पीडीएफ को कलेक्ट कर लीजिए। प्रीवियस जितने भी दिन की आपको पीडीएफ चाहिए वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की। आइए शुरू करते हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर में। आज के सेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का ओवरऑल स्कोर कितना रहा? तो देखिए, एसडीजी की बात करें तो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नीति आयोग ने 2018 में इस इंडेक्स की शुरुआत की थी। ऑल ओवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नीति आयोग ने 16 गोल्स को रखा है और इसके आधार पर ऑल ओवर रैंक प्रदान की जाती है। इंडिया को स्कोर प्रदान किया जाता है, रैंक नहीं बोल सकते, स्कोर प्रदान किया जाता है और राज्यों को भी अलग अलग स्कोर प्रदान किया जाता है। पहले हम इंडिया की बात करते हैं तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत को ओवरऑल स्कोर दिया गया है 71। देखिए, यहां पर याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन भी एसडीजी इंडेक्स को जारी करता है। यूनाइटेड नेशन में 17 गोल्स इंक्लूड किए गए हैं और नीति आयोग ने 16 गोल्स इंक्लूड किए। ठीक है, भारत की ओवरऑल स्कोर कितना रहा 2023-24 के इस इंडेक्स में? तो ये रहा 71। ठीक है, तो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मापने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का 4th एडिशन जारी किया है। पहला एडिशन कब आया था? 2018 में। इस इंडेक्स में सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के आधार पर देश का मूल्यांकन किया जाता है और अलग अलग राज्यों का भी मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें भी स्कोर दिए जाते हैं। इंडिया की बात करें तो देखिए, इंडिया ने लास्ट कुछ सालों में गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया है और इसके अलावा इन्वायरमेंट में, जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी इंडिया ने काफी अच्छा अलग अलग सेक्टर में काम किया है। इस आधार पर इंडिया की ऑल ओवर जो रैंक है वो ऑल ओवर जो स्कोर है इंडिया का वो 71 है। आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए, आखिरी बार ये जो इंडेक्स है 2020-21 के लिए आया था, तब इंडिया का ऑल ओवर स्कोर था 66, अब बढ़ के हो गया 71। पहली बार इंडिया का ऑल ओवर स्कोर था 57, अब 71। ओके, राज्यों की बात करें तो देखिए 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंक्लूड की गई है इस इंडेक्स में और 10 नए स्टेट को स्टेट फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं यहां पर एक बार पॉज करके देख लेना स्टेट के नाम। ठीक है ना, कौन सी कैटेगरी है? देखो, फ्रंट रनर कैटेगरी। अब ये क्या होती है, कंफ्यूज करेगा, तो उसको हम समझेंगे, टेंशन मत लो। 2023-24 के 2018 में जब पहली बार इंडेक्स आया था और 2023-24 में जो इंडेक्स आया उसके बीच में 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के रूप में दर्ज किए गए हैं, दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट क्या है और फ्रंट रनर कैटेगरी क्या है। तो देखिए, इस एक मैप को देखिएगा, आपको हो सकता है दिखाई ना दे, पर मैं आपको एक बार में समझा देता हूं। देखो, ये जो मैप आप देखेंगे ये 16 गोल्स हैं। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे और चौथे नंबर पर किसको रखा गया, पहले वो देखिए। तो एसडीजी फर्स्ट गोल क्या है पता है? नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म किया जाए। एसडीजी का सेकेंड गोल क्या है? जीरो हंगर, भूखमरी को खत्म किया जाए। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन और फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी। देखिए, सबको तो याद नहीं कर सकते, 5 याद कर लो लाइन से, गोल है ना, लाइन से याद करना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये गोल हैं टोटल 16 एसडीजी में। अब देखिए, ऑल ओवर जिसका 100 स्कोर मिल जाता है स्टेट को, वो अचीवर की कैटेगरी में रखा जाता है।
65 से 99 जिसका स्कोर है वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में, 3 राज्य फ्रंट रनर में आए। और परफॉर्मर की कैटेगरी में 50 से 64 जिनको स्कोर मिल रहा है वो है परफॉर्मर की कैटेगरी में। और एस्पिरेंट की कैटेगरी में 0 से 49 स्कोर वाले स्टेट रखे जाते हैं। तो यहां पर जो हमारा पीछे हमने डेटा पढ़ा उसमें फ्रंट रनर आपको मिला, ओके। और इसके अलावा आपको क्या मिला था, फ्रंट रनर, और एक मिला था फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। तो यहां पर आपको ये कैटेगरी देखने को मिलेगी, ग्रोइंग स्टेट, और एक मिलेगा रनर अप, ठीक है। तो यहां पर आपको शुरुआत के 5 चीजें याद रखना है, 5 आधार याद रखना है। अब स्टेट की बात करते हैं। इंडिया की तो ऑल ओवर स्कोर कितना हो गया, 71। अब हम यहां पर बात करते हैं स्टेट की। तो एसडीजी जो इंडेक्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें सबसे ज्यादा स्कोर संयुक्त रूप से उत्तराखंड और केरला को मिला है 79। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किए हैं या फिर हासिल किया है लगभग लक्ष्यों को। 2 राज्यों ने, उत्तराखंड और केरला, इनका जो स्कोर है वो 79 है, संयुक्त रूप से पहले नंबर पर। सबसे ऐसा राज्य जिसने सबसे कम गोल्स को प्राप्त किया, सबसे कम काम किया एसडीजी को प्राप्त करने के लिए, वो है बिहार। 57 स्कोर दिया गया है बिहार को सबसे कम, ओके। तो ये हो गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इंडिया की रैंक बता दी, सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टेट पता चल गया, सबसे बेकार परफॉर्म करने वाला स्टेट पता चल गया। नीति आयोग ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। 16 इंडिकेटर्स के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 16 गोल्स हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स में, एसडीजी में, ओके। क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, डेटा थोड़ा ज्यादा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे ले लीजिए आप सभी के लिए। देखिए, ईयरली करंट अफेयर की क्रेजी जीके ट्रिक की शंखनाद ई बुक अवेलेबल है। जुलाई अपडेट आपके लिए आ चुका है फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो नीचे दोनों की ही लिंक आपको अलग अलग दी गई है डिस्क्रिप्शन में, ध्यान से ऑर्डर कीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लैंग्वेज में ऑर्डर कीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लैंग्वेज की जो ई बुक है उसको ऑर्डर कीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, काफी नॉमिनल चार्जेस से इजीली आप अवेल कर सकते हैं, ओके। आगे आइए, सेकंड क्वेश्चन, डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 इसका आयोजन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। आंसर ए हो जाएगा। पहले तो हम ये देखेंगे डीडी रोबोकॉन इंडिया का उद्देश्य क्या है, फिर हम समझेंगे भाई कि आयोजन कहां किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। देखिए, उद्देश्य की बात करें तो रोबोटिक्स के क्षेत्र में जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके बीच में टेक्निकल स्किल, इनोवेशन और टीम वर्क को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है डीडी रोबोकॉन इंडिया को आयोजित किए जाने का। 2024 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने मिलकर नई दिल्ली के त्यागराजा स्टेडियम में इस कंपटीशन का आयोजन किया है। देखिए, 45 से अधिक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन के 750 से अधिक जो स्टूडेंट है इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। और जो भी टीम जीतेगी यहां पर वो आगे भारत को रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में, जो कि इस साल वियतनाम में आयोजित होगा। तो इंडिया में डीडी रोबोकॉन इंडिया आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें जिस भी स्टूडेंट की टीम जीतेगी वो फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी वियतनाम में होने वाले इस रोबोकॉन फेस्ट में, ओके, जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024। डन, ठीक है। रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सेंट मास्टर अवार्ड अपने नाम किया। तो रूस में आयोजित किया गया है, पहले तो यह समझिए, अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला कंपटीशन। इसमें गोल्डन सैंड मास्टर का जो अवार्ड है वो भारत के सुदर्शन पटनायक ने अपने नाम किया। काफी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं ये, जो कि भारत के ओडिशा राज्य से बिलोंग करते हैं। कहां से? ओडिशा से। सुदर्शन पटनायक।
देख सकते हैं यहां पर आप, इन्होंने जो प्रतिकृति बनाई है, जो रे सेंड आर्ट बनाया, वो भी आप देखिए। भगवान जगन्नाथ और उनके एक भक्त हैं बलराम दास, उनकी 12 फीट ऊंची मूर्ति बनाकर इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है ना, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का रथ और उनके भक्त बलराम दास की 12 फीट ऊंची सेंड आर्ट बनाया है और अवार्ड अपने नाम किया। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसने जीता? तो ये भारत के हैं सुदर्शन पटनायक, ओडिशा से हैं, काफी फेमस है, मैंने आपको बताया। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2014 में इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। और अब कौन सा अवार्ड जीते? गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड, सुदर्शन पटनायक, ओडिशा से। विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ल्ड के पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन 2024 में अक्टूबर नवंबर के आसपास किया जाने वाला है इंडिया में। आंसर डी। ठीक है, इंडिया में वर्ल्ड फर्स्ट ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन 20 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। किस राज्य में? तो भारत के गोवा राज्य में। ओके, उद्देश्य क्या है? तो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में एंटरटेनमेंट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना इंडिया में पूरे वर्ल्ड से, यह मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन होगा नवंबर 2024 में भारत के गोवा राज्य में। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली जाने वाली है झारखंड के रांची में। झारखंड सरकार खोलेगी झारखंड के रांची में पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी। ओके, इस यूनिवर्सिटी में जो अनाथ और दिव्यांग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको एजुकेशन के लिए विशेष सुविधाएं दी जाने वाली है। राज्य सरकार ने तो यह भी कहा है कि भैया इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम भी निकालेंगे हम, जिसका नाम है नवोत्थान स्कॉलरशिप स्कीम। जो भी दिव्यांग और अनाथ बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उनके कोर्स की फीस मैक्सिमम 10 लाख तक गवर्नमेंट पे करेगी। ओके, तो यह प्रावधान किया गया है नवोत्थान स्कॉलरशिप स्कीम में। यह भी झारखंड सरकार की स्कीम है। झारखंड ही बोला ना मैंने, आंसर झारखंड है ना। तो झारखंड सरकार की स्कीम है और पूर्वोत्तर भारत का पहला, ठीक है ना, दिव्यांग यूनिवर्सिटी, पूर्वोत्तर भारत की अगर हम सेपरेट करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी खुलेगी कहां पर? रांची, झारखंड में, है ना। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन ने संन्यास ले लिया? फेमस है। जेम्स एडरसन की बात करें तो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं ये। हाल ही में जेम्स एडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। संन्यास ले लिया इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एडरसन। ठीक है, आखिरी मैच इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला है। अपने पूरे करियर में 188 मैच खेले हैं और 704 विकेट अपने नाम किए। लास्ट ईयर फरवरी 2023 में जो आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग, ठीक है ना, रैंकिंग होती है, उसमें सबसे टॉप पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे जेम्स एडरसन, फास्ट बॉलर इंग्लैंड के। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024, प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया है 1.7 अरब डॉलर बोल रहा हूं, 1.7 अरब। ठीक है, ये भारत की जनसंख्या होने वाली है 2060 तक, ऐसा अनुमान है। समझो कि जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की? तो यूनाइटेड नेशन ने तैयार की। कुछ चीजों को इंडिया के लिए हाईलाइट किया गया है, कुछ चीजों को वर्ल्ड के लिए हाईलाइट किया गया है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजों को यहां पर की पॉइंट्स बताए गए,
वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट बताए गए हैं। तो पहले हम इंडिया की बात करते हैं। देखो, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है सभी देशों में सबसे ज्यादा रहने वाली है, सबसे ज्यादा रहेगी। इन्होंने कहा है, यूनाइटेड नेशन ने अपनी इस रिपोर्ट में, कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन 2024 में 1.45 अरब तक पहुंच जाएगी, जो कि पहुंचने ही वाली है लगभग, और 2054 तक ये जनसंख्या होगी इंडिया की 1.69 अरब, और 2060 तक ये पॉपुलेशन बढ़कर 1.7 अरब तक हो जाएगी इंडिया की। यूनाइटेड नेशन ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया है। इसके अलावा यह भी कहा है कि भैया 2060 तक अगर वृद्धि दर देखें ना, तो उसमें 12% की कमी आएगी, लेकिन बढ़ेगी तो 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। ठीक है। वर्ल्ड के संदर्भ में भी बताया है कि भैया 50-60 वर्षों के दौरान वर्ल्ड की पॉपुलेशन में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है आगे। 2024 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.2 अरब तक पहुंच जाएगी एंड तक, और 2080 के दशक तक ये जो पॉपुलेशन है ये लगभग 10.3 अरब तक हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। यूनाइटेड नेशन का अनुमान है अपनी रिपोर्ट में। चर्चा में रहा विंझी इंटरनेशनल पोर्ट किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो विंझी इंटरनेशनल पोर्ट, एयरपोर्ट तो नहीं बोला ना, पोर्ट, ठीक है ना, बंदरगाह। आपको पता है हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है इंडिया का पहला, विंझी इंटरनेशनल पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में पता है? भारत के केरल राज्य में। आंसर बी। इजी, ठीक है। अभी सुर्खियों में क्यों है भैया? पहला कार्गो शिप पहुंचा है यहां पर केरल। ठीक है, पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है भारत का, और पहला कार्गो शिप पहुंचा है केरल का विंझी इंटरनेशनल पोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। देखिए, पहला मालवाहक जहाज केरला के विंझी इंटरनेशनल पोर्ट पर पहुंचा है। ठीक है ना, यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। देखिए, यहां पर आपको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को भी समझना पड़ेगा कि यह क्या होता है। ऐसे पोर्ट जो कि एक, जहां से बड़े पोर्ट होते हैं, यहां पर पूरा सामान उतर सकता है, और इन पोर्ट से फिर दूसरी छोटी छोटी शिप में छोटे छोटे पोर्ट पर सामान पहुंचाया जाता है। तो ये जो एक सेंट्रल पोर्ट का काम करते हैं, इन्हें कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ओके, तो केरल गवर्नमेंट की एक परियोजना है भैया, ये भी है ना, जो कि जिंजिजिम पोर्ट का दायित्व अडानी ग्रुप को सौंपा गया। ये यहां पर ये समझिएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो पीपीपी मॉडल है ना, उसके आधार पर इस पोर्ट को डेवलप किया गया। जो उत्तरदायित्व है वो सौंप दिया गया अडानी ग्रुप को। ठीक है ना, लेकिन लैंडलॉर्ड मॉडल पर यह काम करता है पोर्ट। लैंडलॉर्ड मॉडल को समझेंगे तो अडानी को क्यों दिया गया ये आपको समझ में आएगा। देखिए, लैंडलॉर्ड मॉडल की बात करें तो इसमें होता क्या है समझना। इसमें यह होता है कि भैया पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी होती है और लैंडलॉर्ड के रूप में काम करती है। मालिक पोर्ट अथॉरिटी है, लेकिन भैया जो बंदरगाह का संचालन है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, और इस तरह जिस प्राइवेट कंपनी के हाथ में जिंजिजिम पोर्ट का दायित्व संचालन का, वो कौन है? वो है अडानी पोर्ट या अडानी ग्रुप आप बोल सकते हैं, ये निजी। तो पीपीपी मॉडल पर इसे डेवलप किया जा रहा है। लैंडलॉर्ड मॉडल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें भैया प्राइवेट और सरकारी दोनों की सहभागिता रहती है। लैंडलॉर्ड तो जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, पोर्ट अथॉरिटी है, वो रहेगी, लेकिन भैया संचालन प्राइवेट कंपनी कर सकती है। तो हमारा क्वेश्चन पोर्ट से था स्पेशली, तो पोर्ट याद रखिएगा कि भैया पोर्ट कहां पर है? विंझीजिम, है ना, इंटरनेशनल पोर्ट कहां पर है? तो ये स्थित है केरल राज्य में, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, हब क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड की घोषणा की? तो एग्री फंड एग्रीकल्चर के लिए फंड है, आप इसको अभी ऐसा समझिए।
इसकी घोषणा की है। देखिए दिया किसको जाएगा फंड, स्टार्टअप को और ग्रामीण उद्योगों को, सही है। अब ग्रामीण उद्योगों को पता है ऐसा लोन कौन बांटता है भैया, नाबार्ड बांटता है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ने हाल ही में एग्री फंड की शुरुआत की घोषणा की है। देखिए होगा क्या, नाबार्ड ने स्टार्टअप और रूरल इंटरप्राइजेस के लिए एग्री फंड की घोषणा की है। नाबार्ड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है नाब वेंचर, इसने कहा है कि भैया 750 करोड़ की राशि के साथ हम एग्री फंड की शुरुआत कर रहे हैं। इस एग्री फंड में नाबार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 250 करोड़ मिलाएगी। 750 करोड़ की है तो बाकी जो बचा हुआ 250 करोड़ है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जुटाया जाएगा। 250 करोड़ नाबार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और 250 करोड़ अदर इंस्टीट्यूशन से, 750 करोड़ रुपए नाबार्ड के पास आ गए। अब इस 750 करोड़ से 85 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को 25 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की सहायता प्रदान की जाएगी, 25 करोड़ रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा 85 एग्रीकल्चर स्टार्टअप को। ऑब्जेक्टिव क्या है तो भैया एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्रों में नई नई टेक्नोलॉजीज को एग्रीकल्चर में विकसित करना, एग्रीकल्चर में इनोवेशन को बढ़ावा देना। एग्री फंड की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य किसने शुरू किया है एग्री फंड को, तो इसे शुरू किया है नाबार्ड ने। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। इटली में आयोजित आईएसएसएफ ठीक है जूनियर वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय खिलाड़ी सबीरा हारिस ने कौन सा पदक अपने नाम किया। तो आईएसएसएफ, अरे यार आईएसएसएफ ठीक है, ऐसे वर्डों में कंफ्यूजन होता है। जूनियर वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय खिलाड़ी है सबीरा हारिस, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, आंसर ए ठीक है। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि किससे संबंधित प्रतियोगिता है, शूटिंग से संबंधित प्रतियोगिता है, इसलिए यह भी याद रखिएगा अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सबीरा हारिस किस खेल से संबंधित है, इंडियन प्लेयर, तो याद रखिएगा ये शूटिंग से संबंधित है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024 जो कि इटली में आयोजित किया गया, कहां पर, इटली में ठीक है। इसमें भारत की सबीरा हारिस ने शूटिंग में या शूटिंग ट्रैप इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट का जो गोल्ड है वो यूएसए के केरी गैरिसन ने अपने नाम किया। और ब्रॉन्ज छोड़ दो, गोल्ड याद रख लो कि सॉरी सिल्वर छोड़ दो, ब्रॉन्ज याद रख लो कि किसने जीता है, केरी गैरिसन ने। और हम क्योंकि ब्रॉन्ज लाएं तो आप ब्रॉन्ज भी याद रखो कि यह सबीरा हैरिस ने अपने नाम किया, ठीक है, इंडियन शूटर। डन। तो यहां पर 15 जुलाई के हमने सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट को जाना, फोकस क्वेश्चन को समझा। अब हम आते हैं लास्ट डे रिवीजन पर। लास्ट डे जो करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसको अब हम यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखें, जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। तो किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 12 जुलाई को। इसके बाद किस संस्था द्वारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसे अंकटाड ने जारी किया था। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना का संबंध किस संगठन से है, तो इसका संबंध है डीआरडीओ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया, तो यह लॉन्च किया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में चर्चा में रही GRSC एक्लेरेटेड इनोवेशन न्यूचरिंग स्कीम योजना, जिसे गेन्स 2024 के नाम से जाना जाता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है, आंसर ए। आगे आइए, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया या बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया, तो यह है भारत का नागालैंड राज्य। आगे,
न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने उमलिंग ला दर्रे पर मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उमलिंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा भारत के लद्दाख राज्य में, पूर्वी लद्दाख में। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया? ठीक है, तो यह घोषित किया गया है 25 जून, आंसर ए। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे, यहां पर रिवाइज कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आपको पहले आंसर दे देता हूं कल के सेशन का। अच्छा, एक और बचा है, सॉरी, 8, 9 और 10, एक और बचा है। सीआरपीएफ की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ता एलिमनी मांग सकती है? तो यह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मांग सकती है। ठीक है ना, सीआरपीसी धारा 125। डन। अब आ जाइए लास्ट डे के हम आंसर ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के। डीप ओशन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की पहल है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक है 63। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया गया था रशिया में, रूस में। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही आंसर आया यहां पर 63, रशिया और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आंसर है जिशान खान का, बिल्कुल सही आंसर है। वैसे सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिए हैं लगभग, तो यहां पर एक कमेंट हमने ले लिया। अब आज के लिए आप क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए। साइड हो जाता हूं, ध्यान से देखिए। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में इनका निधन हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? ये आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे।